इस आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगा रहा। मैंने ना सेहत देखी, मैंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन हमारे एक अपने हिमाचल के एक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से वादा किया था कि हम जब भी आएंगे आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। चाहता तो मैं भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको 2027 के चुनावों से पहले लागू करता, लेकिन नहीं। मैं जानता हूं कि किस प्रकार बुढ़ापे में जब वो रिटायर होगा तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति होगी। हमने खजाना खाली होने के बाद भी मुझे ये फैसला करना था, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का बोझ इस पर पड़ना था कि क्या मैं ओल्ड पेंशन स्कीम अभी लागू करूं या 4 साल बाद लागू करूं। मैंने फैसला किया और पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उनको 1,36,000 सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। अभी हम इस परिस्थिति से उबर ही रहे थे। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने झेली। इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि कई मकान रातों रात बह गए। 7 जुलाई को कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश और पूरे देश से कट गया। ऐसी भयंकर बाढ़ आई, ना पीने के लिए पानी था, ना वाहन के लिए सड़क बची और घरों से बिजली गायब हो गई। मैं रातों रात कैबिनेट मंत्रियों से बात करते हुए कुल्लू पहुंचा। 3 दिन तक कुल्लू में रहा। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे। 15,000 उनकी गाड़ियां फंसी हुई थी। हम रात दिन मेहनत करने लगे और पहली बार कुल्लू जैसे जहां पहाड़ है, 48 घंटे में हमने कुल्लू जिला में बिजली मुहैया करवाई, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई और सड़कें जोड़ के रखी। 10-11 जुलाई को हमने कहा कि जो हमारे मेहमान आए हैं, हिमाचल की संस्कृति अतिथि देवो भव से शुरू होती है, और हमने 75,000 पर्यटकों को निकाला। रास्ते में उनके खाने का इंतजाम किया। 15,000 गाड़ियों को निकाला। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हमारी सरकार की प्रशंसा की। कहा इस पहाड़ी प्रदेश में जहां बरसात में एक खंभा गिर जाता था उसको ठीक करने में भी 7 दिन लग जाते थे, लेकिन इस आपदा में जो कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया वो सराहनीय है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे। आप भी सोच देख सकते कि ऐसी कल्पना कभी आपने नहीं की होगी कि इतनी अत्यधिक बारिश होगी कि घर के घर बह जाएंगे। और मैंने कहा हमारा नुकसान हो रहा और हमें 15 अगस्त कुल्लू में मनाना चाहिए। 15 अगस्त की कुल्लू की तैयारी चल रही थी, लेकिन 13 अगस्त को जो रात को बारिश शुरू हुई, 14 अगस्त सुबह तक इतनी तेज बारिश हुई। मैं शिमला से मुझे पता लगा कि शिमला के शिव बॉडी में हमारे शिवलिंग को पानी चढ़ाने गए भगत लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। कितनी संख्या में ये कुछ नहीं पता था। मैं 8 बजे वहां पहुंच गया। आर्मी को अलर्ट कर दिया, एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया, एनडीआरएफ को कर दिया। सारे अधिकारी, सारे मंत्री उस क्षेत्र में पहुंच गए। हमारे लोकल विधायक वहां पहुंच गए और हम मेहनत करने लगे। लेकिन तभी हमें पता लगा कि सोलन में भी एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। एक परिवार के 7 सदस्य उसमें दबकर चले मर गए। नूरपुर में बाढ़ आई और उसमें कई लोग बह गए। हिमाचल के 75 साल के इतिहास में एक ही दिन में बारिश के कारण 75 मौतें हुई। और पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हो रही थी। अगर राजगढ़ में बारिश हो रही थी तो उन्ना में भी बारिश थी। सब जगह तबाही का आलम था। आए दिन फोन की घंटियां बज रही थी, यहां इतने घर बह गए। और मैं प्रत्येक जगह गया, जहां भी जाता था, जो परिवारों के घर बह गए थे
उन परिवार के बच्चे मेरे साथ लिफ्ट करके रोते थे। वहां हमारे भाई मिलकर रोते थे, कहते थे पाई पाई जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर बड़ी मुश्किल से पक्का घर बनाया। इस घर में रात को हम सब परिवार के साथ मिलकर खाना खा रहे थे। ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि रात को अपने 1 बजे जान बचाकर हम बाहर निकले, हमारे पास पीने के पानी का एक गिलास तक नहीं था। 22,000 परिवार आपदा में प्रभावित हो गए। हम दिन रात लगे रहे, हम केंद्र सरकार से मदद मांगते रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, जो भी आपदा से थे। मैंने कहा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, हमारी जनसंख्या 75 लाख है, 90% हम गांव में रहते हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, 22,000 परिवार तंबुओं में रह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। केंद्र सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। इस क्षेत्र के विधायक सांसद सुरेश कश्यप जी को भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, आप क्यों नहीं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर, प्रस्ताव लेकर उनसे मिले और कहते कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही हुई है, कृपया करके गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश की भी उस प्रकार आर्थिक सहायता कीजिए जिस तरह गुजरात के भुज में हुई है और उत्तराखंड में हुई है, थोड़ी मदद उनकी भी कीजिए। आपने उस सांसद सुरेश कश्यप जी का इस प्रकार का फोटो कहीं नहीं देखा होगा। तीनों संसदों में कोई मांग नहीं उठाई, काहे के लिए हम चुनकर भेजते हैं। और जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे विधानसभा सत्र बुलाइए। मैंने कहा थोड़ा सब्र कीजिए, विधानसभा सत्र बुलाए कि अपने परिवार के लोगों की जान बचाए, क्योंकि मैं जानता हूं एक आम परिवार से उठकर जब उसका घर तबाह हो जाता है तो उसके मन में क्या पीड़ा होती है। वो बार बार कहते रहे। मैंने कहा अधिकारी क्वेश्चन में लग जाएंगे, पुलिस सुरक्षा में लग जाएगी, हम आपदा प्रभावित परिवारों को मदद नहीं कर सकते। धीरे धीरे ठंड होनी शुरू हुई और हमने एक ऐसी योजना लाई कि जो लोग टेंटों में रहते थे, हमने कहा जब तक इनके लिए पक्के घर नहीं हो जाते, ये गांव में 5,000 रुपए किराए के मकान पर रहेंगे और शहर में 10,000 रुपए के किराए के मकान पर रहेंगे। गैस का सिलेंडर 31 मार्च 2024 तक फ्री कर दिया, खाना पीना पूरा फ्री कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां इस मुसीबत में, कहां इस आपदा में हमारे साथ खड़े होने चाहिए थे। वो विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते थे, हमने विधानसभा सेशन बुलाया। हर्षवर्धन जी ने कहा कि आप आपदा पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार भी आपदा पर चर्चा करना चाहते हैं, और हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने लगे। 3 दिन तक लगातार बड़ी बातें करते रहे। इतने घर बर्बाद हो गए हैं, इतने पानी की योजनाएं बह गई है, इतनी सड़कें बह गई है, सेब सीजन शुरू होने वाला है, आप क्या करेंगे। मैंने कहा आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, अगर आप हमें राहत पहुंचा सकते हैं हम श्रेय आपको देंगे। 3 दिन तक बड़ी बड़ी बातें विधानसभा के सभागार में करते रहे। और जब प्रस्ताव पर वोट डालने की बारी आई, प्रस्ताव में क्या था कि हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उसमें बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, वो बैठे रहे, घर तबाह थे, परिवार उजड़ चुके थे। जब मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मैं सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों से बैठ करता था। हमने अपने संसाधनों से भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए 4500 करोड़ रुपए का पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किया। अब पैकेज घोषित होने के बाद एक और समस्या आ गई कि हम तो सिर्फ मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपया ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 1,50,000 मिलता था, इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत भी 1,50,000 मिलता था। मैंने कहा पशु
मर गए कईयों के, भेड़ बकरियां मर गई। मैंने कहा 1,50,000 में कैसे घर बनेगा? ये तो नियम ही ऐसे हैं, पिछले 40 साल से ऐसे नियम चलते आ रहे हैं। मैंने रिलीफ मैनुअल की बुक उठाई, रात को मैंने पढ़ी, अगले दिन कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि इतने कम पैसे में आप किसी को घर बनाने की बात करते, पर नियमों में ये लिखा है। मैंने अधिकारियों को कहा कि ये नियम बदले जाने चाहिए। एक आम घर का, एक आम परिवार अपना घर 7 लाख रुपए में भी नहीं बना सकता इस महंगाई के दौर पर, लेकिन फिर भी उनको ये लगे कि मैंने जख्मों पर मरहम लगाया। और हमने उस राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया और नियम बदल दिए, कानून बदल दिए। ये क्यों बदले? ये क्यों बदले? ये इसलिए बदले क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से उठकर जानता था कि घर कैसे पक्का बनता है। मुफ्त बिजली का कनेक्शन दे दिया, मुफ्त पानी का कनेक्शन दे दिया, कहा सीमेंट भी इनको सस्ता मिलेगा। आज कई परिवारों के पक्के घर बन रहे हैं। फिर एक और ऐसा नियम, दकियानूसी कानून, कि जो कच्चे घर में रह रहा है उसको भी 1.5 लाख मिलेगा। मैंने बोला ये गरीब परिवार का आदमी जिसने अपना जीवन कच्चे घर में बिता दिया, आप फिर कह रहे हैं कि ये कच्चा घर ही बनाकर रहे, इसको भी बदलो। और कच्चे घर वाले को भी हमने 7 लाख रुपए दे दिए। यही नहीं, किसी की दीवार टूट गई, पानी आ गया, तो वो 5,000 से ठीक होता था, मैंने उसके लिए भी नियम बदल दिए कि 5,000 से नहीं, जिसका भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, और हमने 1 लाख रुपए दिया। गाय मर गई, पशु मर गए, उनके हमने 55,000 रुपए गाय का पैसे हमने बढ़ा दिए। भेड़ बकरी मरने के 4,000 से 8,000 कर दिया। ये पीड़ा हमारे मन में थी और हमने उसको पूरा किया। यही नहीं, फिर हमने पाया कि आम आदमी की क्या समस्याएं होती है। अभी हमारी सरकार सिर्फ 15 महीने की हुई है, कहा कि इंतकाल के लिए पटवारी नहीं मिलता, कानगो नहीं मिलता, डिमार्केशन हो रही है, तकसीमें हो जाती है, दादे के समय शुरू होती है और पोते के समय तक खत्म नहीं होती। हमने राजस्व कानून का अध्ययन किया। मैंने हम आम आदमी को ये दुख पहुंचाने के लिए नहीं है कि वो अपना इंतकाल करवा लेंगे और पटवारी साहब एब्सेंट हो। तुरंत प्रभाव से इंतकाल होने चाहिए और तकसीम के केसेस का निपटारा तेज होना चाहिए। और 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए, 7,000 तकसीमें हुई। आप पहले पटवारी के पीछे घूमते थे, पटवारी आजकल आपके पीछे घूम रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और हम दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे। दूसरे बजट में मैंने पूछा कि पहली मीटिंग के बाद से आज तक हमने कितना ज्यादा पैसा राजस्व के रूप में उगाया है। मुझे कहा गया कि सभी दरवाजे बंद करने के बाद आपने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया है। आप पर कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो चोर दरवाजे से पैसा चोरी होता था उस पर मैंने रोक लगाई। अब उसको बांटने की बात है। बजट में मैं दूसरा बजट प्रस्तुत किया। 17 फरवरी को हमारा दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ। 2024 को बजट पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव में कुछ बिके हुए विधायक जो अब बिक चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट न डालकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। वो जानते थे कि हमारे को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उस समय बजट भी चल रहा था और सारा हमारे विधायकों की बैठक हुई। पता लगा कि विधायक बिक चुके हैं। अब बजट पास कैसे करवाना है? हर्षवर्धन चौहान जी और रोहित ठाकुर जी रात के 11 बजे तक हम चर्चा करते रहे और चर्चा करने के बाद कहा कि ये तो आम आदमी का बजट है, गरीब का बजट है। मैं 28 तारीख को अधिकारियों से अपना जवाब देना होता है, जिस दिन बजट पास करना होता है, मैं बैठक कर रहा था। मैंने कहा
सरकार की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार ये लोग पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए। मैं तो खुद 30-35 साल संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा, कभी इच्छा नहीं की। हमारा विरोध भी होता था, लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा कि ये आम आदमी का बजट है, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, ये बजट पास होना चाहिए। और वोट डालने के बाद पता लगा कि इन 6 विधायकों से भी संपर्क करो। कई लोगों ने संपर्क किया कि आप आ जाओ, बजट में आप बजट में वोट डालो। अगर बजट गिर जाता तो सरकार गिर जाती, तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। और हमने 28 तारीख को टीवी में चला कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। और जयराम ठाकुर जी क्या कहते हैं सदन के अंदर कि इस सरकार को तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। अब भोलेगा भगवान। अभी हम ये सुन ही रहे थे, अब हम ये सुन ही रहे थे। बजट के लिए मीटिंग हुई और इस प्रदेश के देवी देवताओं का आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार के साथ था, भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार के साथ था, और आपका बजट पास हुआ। क्या था उस बजट में? आज जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अभी तो आचार संहिता लगी, आने वाले 70 साल से ऊपर का कोई भी जो बुजुर्ग होगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग होगा, हमारी सरकार उस बुजुर्ग का खर्चा उठाएगी। पिछली सरकार में हमने अनाथ बच्चों के लिए योजना लाई। इस सरकार में 1,15,000 जो विधवाएं हमारी बहनें हैं, जो छोटी उम्र में विधवा होगी, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारी सरकार ने इस योजना में विधवाओं के 27 साल तक जितने भी बच्चे हैं, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? मेरी माता जी तो आज भी खेती करती है, हम भी खेती करते थे जब छोटे होते थे। बोलते थे गोबर की डल उठा के जाइए और फेंको वहां। और जब मैंने ये सोचा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, तो हमने पहली बार हिंदुस्तान में दूध पर समर्थन मूल्य दिया। आज गाय का दूध सरकार आपसे 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। गांव में हमारे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मनरेगा में लग जाती है हमारी कई बहनें, कई भाई हमारे मनरेगा में लग जाते हैं। मैंने 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। मनरेगा की दिहाड़ी जो 240 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 300 रुपए किया। आप मेरे बजट को देख लीजिए, चाहे पंचायती राज संस्थाओं से जो लोग चुनकर आते हैं, उनका भी मानदेय बढ़ाया। और 4% डीए की किस्त हमने सरकारी कर्मचारियों को दी। और जो सरकारी कर्मचारियों की विधवा है, उनका पूरा एरियर दे दिया और धीरे धीरे हम एरियर भी देना शुरू कर दिया। ये सब योजनाएं आपके लिए थी। और जब वो बजट के पास होने के बाद हमें पता लगा कि वो अनाडेल में आए, हमारी विधानसभा के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, आवाज आ जाती है, फिर दूसरा आया, सीआरपीएफ वाले आए, विधानसभा का गेट तोड़ने लगे। ये संस्कृति हिमाचल की नहीं है। अरे सीआरपी वाले आए और फिर पता लगा कि बजट के सामने फुर करके उड़ गए। 6 विधायक जी उड़ गए। उड़ने के बाद पता लगा कि वो तो अब हरियाणा से किस्त ले चुके हैं, अब किसी होटल में शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो बिके हुए विधायक थे, विधानसभा खत्म होगी, 70 खत्म हो गया,
एक महीना हिमाचल की सीमा के अंदर आ ही नहीं सके, क्योंकि दिल में ना चोर बैठा हुआ था। हमने तो रोका नहीं था, अरे भाई अपने परिवार वालों से मिल लो, उनसे भी नहीं मिलने आए। परिवार वाले बोल रहे जी हमको पता ही नहीं है। एक महीना तक कभी इधर से उठे, ऋषिकेश चले गए पाप धोने के लिए, फिर चले गए गुड़गांव हयात, एक महीना तो घूमते रहे, सोचते रहे कि सरकार गिरेगी। जब भगवान और देवी देवता और हमारी ईमानदारी और हमारे दिमाग में सेवा का भाव है तो हमें चीज की घबराहट नहीं होती। फिर बड़ी शान शौकत से एक दिन इन्होंने पटका पहन लिया, और पटका पहना, बड़े उससे बैठ रहे हैं मुंह उतरे हुए। अब मैंने पूछा उनको, अब हमने तो जो जनता की भावनाओं से जो लोग सौदा करते हैं और जनता के बोर्ड से चुनकर विधायक बनते हैं और राजनीति की मंडी में अपने को बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसी पार्टी को भी आपने सबक सिखाना है, ऐसे विधायकों को भी आपने सबक सिखाना है। ये मेरी बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी आप लोगों की है। यार जितने मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं वो आपके बोर्ड से चुनकर बैठे हैं, और हम आपके बोर्ड को राजनीतिक मंडी में विधायक बनने के बाद बेच दें तो आपकी भावनाओं के साथ सौदा हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट पैसे के दम पर चुराई है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो भी धन हमारे पास, जो भी पैसा थोड़ा बहुत है, वो हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगाएंगे। ये लोकतंत्र कोई सरकार नहीं बचा सकती, ये लोकतंत्र सिर्फ जनता ही बचा सकती है। क्या ऐसी पार्टी को आप लोग सबक सिखाएंगे? सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करिए, जोर से करिए, इधर वाले भी करिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना सवाल प्रत्याशी का नहीं है, सवाल जो लोग जनता की भावनाओं का सौदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग आपदा के समय इस क्षेत्र का सांसद हिमाचल के लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। अगर ये लोग आप चुनकर आते हैं और आपकी वोट का सौदा करते हैं, इससे बड़ी हत्या लोकतंत्र की कभी नहीं हो सकती। मैं क्यों आपके बीच में आया हूं? मैं भी 35 साल 20 साल एमएलए रहा हूं, 10 साल काउंसलर रहा हूं, कभी मंत्री की चाहत नहीं रखी। मेरे मन में हमेशा एक ही दर्द रहता था कि मैं गांव के परिवेश से निकल कर आया हूं, आम परिवार से निकल कर आया हूं। जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं आम परिवार के लोगों के लिए सोचूंगा, महिलाओं के सम्मान के लिए सोचूंगा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सोचूंगा। और आज इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी तो सिर्फ हमारी सरकार को 15 महीने हुए हैं। मैं इस हिमाचल प्रदेश को, हमारी सरकार ने एक ऐसी नीति की नींव डाली है, ऐसी नीतियों की नींव डाली है कि 2027 में हम आत्मनिर्भर हिमाचल होगा, किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, और 2032 तक आप लोग हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। पर उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का हौसला अगर हमारे साथ खड़ा होगा, निश्चित तौर पर इसको हम अचीव करेंगे। फिर विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद एक और 800 करोड़ रुपए बच गया। बार बार कहते थे 1500 रुपए महिलाओं को कम मिलेंगे, 1500 रुपया कम मिलेंगे, ये गारंटी तो इस जन्म में पूरी हो ही नहीं सकती। अरे तुम तो, आप लोग तो इस बात को जितना मर्जी दबाते धराते रहे। राजीव बिंदल जी भी आए,
कभी नहीं पूरी होगी ये गारंटी 1500 वाली। मैंने हिमाचल डे 15 अप्रैल 2023 को सबसे अंतिम शोर में मनाया। हिमाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा में मनाया। क्यों मनाया? उनको एहसास हो कि आप हिंदुस्तान के एक अभिन्न अंग हो। वहां महिलाओं को 1 मई से 1500 रुपये मिलना शुरू हो गया। कहा स्पीति में तो बहुत कम महिलाएं हैं, 1500 ही है। फिर मैं 1 फरवरी को 25 फरवरी को गया और एक बिका हुआ विधायक मेरे साथ ही बैठा, मेरी प्रशंसा में बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहा। मेरे को क्या पता कि 2 दिन बाद तो बिक जाएगा। लंच भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया। हेलीकॉप्टर में मैंने शांडिल साहब को बोला, हेलीकॉप्टर साहब बोला कि यहाँ आप नहीं जा सकते। वो सामाजिक कल्याण मंत्री थे। अब उनको हमने बंजार में बिठा दिया और उनको ले गए। प्रतिभा सिंह जी और हम बैठे हुए, बड़ी फोटो खींच रहे हमारी भी, वही खींच रहा और बड़ी बातें कर रहा। और 2 दिन बाद अभी जा रहा हूं मैं उसके वहां। 2 दिन बाद पता लगा कि वो तो खराब ही है। मतलब मिल बैठ के एक ही थाली वो हम खा रहे थे। फिर उसके बाद हमने 1 फरवरी से जिला लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को दे दी। मार्च में मैंने हिमाचल प्रदेश में पूरी जगह ये योजना लागू कर दी। योजना लागू की, ये कैसे लागू हो सकती है, ये क्यों लागू हुई? और अभी हम फॉर्म भर ही रहे थे कि फटाफट जयराम ठाकुर जी और सारे एमएलए चले गए चुनाव आयोग के पास। भाई तुम्हारे गरीब महिलाओं के लिए ये योजना लेके आया, तुम्हारे क्षेत्र के महिलाओं को भी तो मिलेगी। चले गए, इसको बंद कर दो। मतलब बड़े चंगे आदमी है। पहले बोलते कि दे नहीं सकते, पूरी नहीं कर सकते, जब देने लगे तो चुनाव आयोग के पास चले गए। हमने वो 1500 रुपया अपनी बहनों को जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके बचाए हैं, जो अपनी बहनों में बांटे हैं। हमारी बेटी जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, उसके शरीर में जब तक आखिरी सांस होगा तब तक हमारी सरकार उसको 1500 रुपया देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। किसान सम्मान निधि में सिर्फ 6,000 रुपये मिलते हैं। मैं अपनी माताओं को, बहनों को 18,000 रुपया साल का दूंगा। और तीसरे चरण में हमने 1100 रुपया मिलता था 2,37,000 महिलाओं को, उनके अकाउंट में भी 1500 रुपया हमने डाल दिया है। आप कितनी भी केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, चुनाव आयोग पर जितना मर्जी प्रेशर डालिए। मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, वो अब अपना फॉर्म वेलफेयर ऑफिस में जमा करवा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करवाने की परमिशन दे दी है। फिर भी कह रहे कि 1500 नहीं डरने देंगे। हम तो 1 जून को आपके अकाउंट में 3,000 रुपया डाल देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। हमारी सरकार कोई चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करती। हमारी सरकार आम लोगों को देखकर राजनीति करती है। जयराम ठाकुर जी 5 साल जब सत्ता में रहे तो सोए रहे। अब जयराम ठाकुर जी को पूछना चाहिए, युवाओं को पूछना चाहिए कि सबॉर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड है हमीरपुर में, वहां पेपर बेचे जाते थे और जो पढ़ा लिखा बच्चा था उसको नौकरी नहीं मिलती थी, जो पेपर खरीदता था उसको नौकरी मिलती थी। हमारी सरकार ने 15 महीने में आकर उस भ्रष्टाचार के अड्डे पर चोट की और आज वहां कोई पेपर नहीं बेचे जाते। राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो युवा योग्यता के आधार पर उसको नौकरी मिल रही है। अंत में मैं सिर्फ ये इस आशा के साथ, हमारी ताकत आप लोग हैं। हम 5 साल के लिए चुनकर आए हैं। हम 5 साल आपकी सेवा करना चाहते हैं।
और 5 साल आपकी सेवा करके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हिमाचल जो सबसे सुंदर प्रदेश है, जहां स्वाभिमानी लोग रहते हैं, आत्मसम्मान वाले लोग रहते हैं, जहां लोकतंत्र जिंदा नजर आता है, 5 साल बाद उसका मतदाता अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती उसको बदल देती है। इस समय आपके सामने सिर्फ एक चुनौती है कि आप जिन्होंने पैसे के दम से कुर्सी को खरीदने की कोशिश की, ये कोशिश उनकी महाराष्ट्र में सफल रही, ये कोशिश उनकी कर्नाटका में सफल रही, पर यहां इनकी कोशिश सफल नहीं हुई है। और आगे भी भविष्य में भी एक ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि हिमाचल की जनता हिंदुस्तान को एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि जो पार्टी पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हाथ पर चुनकर जो विधायक आए उन्हें खरीदा गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाने की कोशिश की गई, इस प्रकार की पार्टी को सबक आप लोग सिखा सकते हैं। आप ही वो जनता है। जब आप किसी भी बदलाव के लिए आ जाए तो आप बड़े से बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इस क्रांति के लिए तैयार रहना है। 1 जून को इस क्रांति का अंत होगा, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध में बटन दबाएंगे और हाथ के निशान का बटन दबाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में यह संदेश जाएगा। क्या आप इस संदेश के लिए तैयार है? दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, और जोर से करिए। मैं एक आपको कहना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा, विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, लेकिन जनता की भावनाओं से सौदा करने वाले पार्टी को कभी मत बख्शना। हम लोग आज मुख्यमंत्री है, मंत्री है, लेकिन हम अगर सही दिशा में काम करेंगे तब जनता हमारे साथ खड़ी होती है। आज आपके सामने हमने विनोद सुल्तानपुरी जी को आपके सामने खड़ा किया। इनकी स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है। 6 बार इनके पिताजी विधायक रहे, सांसद रहे, कोई उनके ईमान को खरीद नहीं सका। एक छोटे से घर में रहकर वो 6 बार सांसद रहे, आप लोगों की सेवा के बीच में रहे। ऐसी भावना एक पढ़ा लिखा लड़का, हमारा साथी, छोटा भाई आज आपके बीच में आया है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, ये तो सिर्फ प्रतीक है। उस प्रतीक का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो विचारधारा इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहां बैठे हुए हैं, जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, कांग्रेस की नीतियों से, कार्यक्रमों से, सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा तय किया गया। 75 साल में यह लोकतंत्र अगर जिंदा है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण जिंदा है। जहां एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया, जनता के वोट को कभी कमजोर नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी ही है, पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। किसी भी देश का एक ऐसा उदाहरण ले लीजिए, पूरे संसार में ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 2-2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुबह का नाश्ता कर कर अपनी चौखट से जब वो बाहर कदम रखेगी, आतंकवादी उनके सीने में 36 गोलियां दाग देंगे। मरने से पहले एक ही शब्द निकला चौखट से बाहर, खून से लथपथ, जय हिंद।
राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनुरोध किया, 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने। आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ा दिया गया, सिर कहीं और गिरा, टांग कहीं और गिरी, बाजू कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा। उस राजीव गांधी जी की पत्नी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें श्रीमती सोनिया गांधी जी को सांसद बोलते रहे सभागार में कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया गांधी जी ने कहा मुझे एक रात सोचने का वक्त दीजिए। 2004 की बात है, सांसद रो रहे थे कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया जी जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोई होगी तो उनके मन पर क्या बीता होगा कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं। अगले दिन बड़ी विनम्रता से आकर कहती है कि मैं इस प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करती हूँ। आज के समय में कोई प्रधान पंचायत का भी, बाढ़ पंच का भी कुर्सी का त्याग नहीं करता। श्रीमती सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आज मेरा लोकसभा के चुनाव प्रचार का पहला दिन है। कुहार डोडा कुहार के बाद मैं राजगढ़ आया हूं, तो आप सब लोग इनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़े बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।